चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। कभी कभी घर के बड़े ही समझना नहीं चाहते, हर बार बहू गलत नहीं होती। कई बार घर के बड़े भी नहीं समझना चाहते, उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, पर ये नहीं सोचते कि वक्त के साथ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त बदल चुका है, अब बहुएं भी पहले जैसी नहीं है। बेटे मनन ने कहा, अब तुम हमें बताओगे कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने घर में एक बहू को रखना चाहिए। वाह बेटा, अभी तो शादी हुई 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और अब तुम हमें समझाने लगे हो। तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है हमने, तुमसे ज़्यादा दुनियादारी का अनुभव है हमें। पापा, ईश्वर लाल जी ने कहा है। हाँ पापा, मैं जानता हूँ कि आपको दुनियादारी का अनुभव मुझसे ज़्यादा है, पर लोग भी तो समझो ना। आप जो कह रहे हो वो संभव नहीं है। आखिर बहू भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है कि दिन भर बस काम में ही लगी रहेगी। मनन ने समझाना चाहा। अरे वाह बेटा, बहू का काम करना दिख रहा है तुझे। तेरी माँ भी तो लगी रहती है दिन भर काम में। मेरे लिए कौन आता था उस समय? क्या मैं इंसान नहीं थी? अचानक माँ सर्रा जी भी बीच में कूद पड़ी। मम्मी, आप भी कौन सी बातें लेके बैठ गई हो? आपने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जब आपकी बहू स्थिति भी तो समझो। आप सिर्फ घर का सारा काम करती थी, जबकि आप उम्मीद करती हो कि बहू जॉब करते हुए घर का सारा काम करे। भला जॉब के साथ वो घर का सारा काम अकेले कैसे कर पाएगी? कुछ तो छूट दीजिए उसे भी। मनन ने कहा, तो नौकरी करने की इजाज़त दे रखी है, वह बड़ी बात है। अरे, हमें तो घर से बाहर जाने की भी छूट नहीं थी, और इसे वहाँ जाकर कौन सा ईंटें तोड़नी पड़ती हैं। सर दर्द कर मेम साहब बन के कुर्सी पर ही बैठना ही तो होता है। सब जानते हैं हम लोग कि सरकारी काम कैसे होते हैं। इसमें भी काम करने में मरी आ रही है। उसको सल्ला जी ने कहा, मम्मी, तुमसे तो बस ये उटपटांग बातें करवा लो। किस तरह की भाषा बोलती हो आप? आपने कभी गौर किया है? मनन ने कहा, हाँ बेटा, पत्नी के आने के बाद अब अपनी माँ को संस्कार भी तू ही सिखाएगा। उसने तुझे पैदा नहीं किया है, बल्कि तूने उसको पैदा किया है। हमें तो पाल पोस कर भी तू ही गया है। बस अब बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी है। ईश्वर लाल जी ने चिल्लाते हुए कहा, आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता। गलती हो गई जो मैंने आपके सामने बोला। मनन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वहां से अपने कमरे में आ गया, लेकिन पीछे ईश्वरलाल जी और सल्ला जी निरंतर चिल्लाए जा रहे थे और साथ ही साथ अपनी बहू स्वाति को गालियां भी दिए जा रहे थे। सुनकर मनन का मन खिन्न हो गया। वही स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। कहने को घर के बड़े थे सास ससुर। कहते हैं बुजुर्ग घर में ज्ञान का भंडार होते हैं, अनुभव और आशीर्वाद के खान होते हैं। लेकिन यहाँ से बुजुर्ग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। मनन और स्वाति की शादी 5 महीने पहले हुई थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। स्वाति एक संस्कारी स्कूल में टीचर थी। सरकारी नौकरी भी तो जाहिर सी बात है, सैलरी भी अच्छी होगी। बस यही देखकर ईश्वरलाल जी और सल्ला जी ने दोनों ने हाँ कर दी। आखिर लोगों के सामने बड़ा सीना फुला कर कहते थे कि हमारी बहू सरकारी नौकरी में है। बहू सरकारी नौकरी करने वाली तो चलेगी, लेकिन घर का काम भी बहू ही करेगी। बस इस तरह की सोच के साथ वो लोग स्वाति को भी अपनी बहू बनाकर ले आए। कहाँ तो स्वाति की शादी में पहले घर में एक साफ सफाई वाली तो कम से कम आती थी, अब तो शादी के बाद उसे भी हटा दिया गया, ये कहकर कि घर में बहू आ चुकी है, अब ये काम वही करेगी। आखिर घर में बहू ही काम कर रहे हैं तो उससे ही घर की दशा शुभ रहती है। ऊपर से सल्ला जी ने हर काम में छुट्टी ले ली। अब तो वो
रसोई में आकर झाँकती भी नहीं थी। ऊपर से काम में मीन मेख निकालने का काम और ईश्वरलाल जी और सल्ला जी दोनों ने उम्मीद करते थे कि स्वाति के घर का सारा काम करे। सुबह 4 बजे उठे, घर का सारा काम करे, साफ सफाई करे, सबका खाना बनाकर स्कूल जाए और वापस आने के बाद दोबारा काम में लग जाए। स्वाति ने शादी के 1 सप्ताह बाद ही काम वाली लगाने के लिए कहा था। उस पर सल्ला जी ने जवाब दिया, अरे तुम कौन है, पूरा काम खुद करना पड़ता है। आधे से ज़्यादा काम तो मशीनें ही नहीं करने देती। कपड़े मशीन धोती है, मसाले तुम्हारी मिक्सर पीसती है और पोछा तुम्हारी स्टैंडिंग होता है। तुम्हारी कहाँ मेहनत लगती है। पर मम्मी जी, मैं भी थक जाती हूँ। स्कूल भी कितना दूर है, आने जाने में ही 3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। ऊपर से घर और स्कूल दोनों कितना काम रहता है। मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी ये सब। अरे कहाँ काम आ रहता है। घर में काम मशीन कर रही है और स्कूल में ये सरकारी स्कूलों की पढ़ाई क्या होती है। तुम तो बस सज धज कर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। क्या ही करना पड़ता होगा तुमको। तुम्हें तो बैठे बिठाई की तनख्वाह मिलती है। बस इस तरह ये जवाब देकर वे स्वाति को चुप करा देती। 1-2 बार स्वाति ने मनन से कहा तो मनन ने सल्ला जी और ईश्वरलाल जी से बात की। बस उन्होंने इस बात का भी बतंगड़ बना दिया। ये लो, आते ही इसने अपने पति को अपना गुलाम बना लिया, जो यहाँ हमसे पूछने आ गया कि घर में काम वाली लगाने के लिए। बस इसीलिए पैदा किया है कि तुझे हमने। तेरी बेबी को इतना सा काम करने में जोर लगता है क्या। अरे हम तो अकेले ही कितने लोगों का काम कर लेते थे, पर मजाल है अपने सास ससुर के सामने बोला भी हो। और इसे देखो, बेशरम, यहाँ आते ही अपने पति को उसके माँ बाप के खिलाफ कर दिया, जो वो अपने माँ बाप के सामने उसकी तरफदारी करने आ गया। आखिर इसके बाद मनन को कुछ नहीं कह पाया था। अभी पिछले महीने उसने दोनों से पूछे बगैर काम वाली लगा भी ली थी, पर उसके लिए भी घर में भूचाल आ गया था। काम वाली को तो उन्होंने टिकने ही नहीं दिया था। आधे घंटे में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब तब स्वाति ने यह कहा कि काम वाली की पगार वो दे देगी, तो कितना कुछ सुनाया था। उन लोगों ने क्या क्या उटपटांग नहीं बोला था उसने उसके खिलाफ। अरे यही पैसे वाली है। हम सब तो भिखारी हैं जो नौकरानी नहीं रख सकते। नौकरी करती है तो क्या हमको खरीद लिया है। अरे खूब घूमती ऐसी नौकरी करने वाली। हमारे घर में कोई नौकरानी काम नहीं करेगी, काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। बहू हो, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें किस लिए लाए हैं हम इस घर में। उसके बाद तो उन्होंने जहां मौका मिलता वहीं रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने भी बहू के खिलाफ उटपटांग बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अब तो मनन और स्वाति दोनों तंग आ चुके थे। दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था कि इन लोगों को आखिर समझाएं तो समझाएं कैसे। आखिर घर के बड़े हैं, लेकिन फिर भी समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन पहले स्वाति की तबीयत खराब होने के चक्कर में वो सुबह पे लेट उठती तो घर का अधिकतर काम रह गया। इस बात में भी घर में हंगामा हो गया। ये जानबूझकर ऐसा नाटक कर रखी है कि हम नौकर रख लें, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नौकर नहीं रखेंगे। हमारे घर में मम्मी सचमुच उसकी तबीयत खराब है। उसे सुबह से उल्टियाँ हो रही हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि जो आप बेवजह की बातें बना रही हो। मनन ने कहा, रे सब जानते हैं हम। ऐसी औरतों का तिरिया चरित्र, सब नाटक है। खैर, उस दिन तो स्वाति ने स्कूल से छुट्टी कर ली और मनन उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब वापस आया तो उसे देखते ही सल्ला जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे क्यों, हो गई तसल्ली पैसा खर्च करके। डॉक्टर ने भी यही बोला था कि ये नाटक कर रही है, सब काम चोरी के बहाने हैं। मम्मी, इसकी तबीयत सचमुच खराब है, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है।
मनन ने कहा, हाँ बेटा, माँ बाप को ही बना लो नौकर, तुम तो हम बैठे हैं ना यहाँ घर का काम करने के लिए। उसके बाद तो सल्ला जी और ईश्वरलाल जी जो गालियों की बौछार की थी और चिल्ला चिल्ला कर घर का माहौल खराब कर दिया था। ये सब सुनकर मनन दुखी हो गया कि उसके फैसला कर लिया कि अब उसे यहाँ नहीं रहना है। आखिर 2 दिन बाद मनन ने एक फ्लैट किराए पर लिया और वहाँ स्वाति के साथ शिफ्ट हो गया। अब तो आलम ये था कि उनके पीछे इधर सल्ला जी और ईश्वरलाल जी आ गए, सबके सामने अपने बेटे बहू की बुराई करते रहते कि कैसे वो लोग उन बुजुर्गों को अकेला छोड़कर चले आए। लोगों की हमदर्दी भी उन लोगों के साथ होती। आखिर बुजुर्ग माता पिता हैं तो हमदर्दी उनके साथ ही होगी। पर ये कोई नहीं सोचता कि किस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते थे या किस तरह की परिस्थिति उन लोगों ने जानबूझकर अपनी ही टेक में बना दी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।